Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we discuss 14 February newspaper. फर्स्ट टॉपिक, मोदी सरकार की गारंटी। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 का टारगेट रखा गया है जिसमें कि बेटर एजुकेशन क्वालिटीज के लिए 104001 एकलव्य मॉडल स्कूल्स को तैयार किया गया है, जिसमें 3 करोड़ की स्कॉलरशिप दी गई है एसटी स्टूडेंट्स के लिए। रिहेबिटेशन स्ट्रे एनिमल्स, हाई कोर्ट टेल सिविल अथॉरिटीज की। जब हम रिहेबिटेशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 246 के अंदर 7 शेड्यूल में स्टेट्स और यूटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है कि वो किस तरह से एनिमल्स को रिहेबिटेट करते हैं और उनको केयर करते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 48 डीपीएसपी में बात करते हैं कि किस तरह से एनिमल वाइल्ड एग्रीकल्चर और उनका संरक्षण किया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट टू एनिमल एक्ट 1960 की बात करते हैं, और एनिमल वेलफेयर बोर्ड हैज इशू एडवाइजरी टू स्टेट एनिमल्स यूटी और स्टेट्स के लिए 2018 में कि उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टेक केयर करें और उनके लिए जो रिहेबिटेशन है वो बनाए जाए, ताकि उनको प्रॉपर प्लेस पर शिफ्ट किया जा सके, ना कि जो रोड है या फिर जो भी स्ट्रीट है उनसे क्लियर कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया जाए। स्टार्टअप इंडिया नीति आयोग मेडिकल डिवाइस और फार्मा हेल्थ केयर सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए, यहाँ पर हम 3 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। पहले कि किस तरह से जो मेडिकल डिवाइसेस है उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को कम किया जाएगा, सेल्फ सफिशिएंट बना जाएगा और आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट किया जाएगा। भारत और जापान के बीच में थल सेना युद्ध अभ्यास होने जा रहा है, जिसका नाम धरा गया है धर्म गार्डियन 2024। रक्षा मंत्रालय ने ये राजस्थान में कराया जाएगा। इसके अलावा ये सीधे तौर पर इसलिए किया गया है ताकि चाइना को संदेश दिया जा सके कि जापान और भारत एकजुट होकर किस तरह से सभी परिस्थिति के लिए तैयार है। ये इसका 5वां संस्करण है। इसके अलावा राजपूताना राइफल्स और जापान के JSDF जो है वो मिलकर धर्म गार्डियन में भाग लेंगे। इसकी थीम जो रखी गई है वो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो आतंकवादी विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए उसके अनुसार रखी गई है। कल्प मेधा बुद्धिपूर्ण विचार हजारों दिमागों में रहते हैं, लेकिन उनको अपना बनाने के लिए हमें ही उन पर गहन विचार करना चाहिए। जब तक हम अपनी अनुभूति में जड़ ना जमा लें। कौन थे आपको, आप क्या ऐड करोगे इसमें, मानसी आचर? इसमें ये बोल सकते हैं कि मतलब हमारे माइंड में आइडियाज बहुत सारे आते हैं, बट एक्शन लेना इक्वली इम्पोर्टेंट है। उनको मटेरियलाइज करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, और अगेन उनके ऊपर देखना कि वो कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो यहाँ इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन की बात हो रही है इन शॉर्ट तो। हाँ। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की 2 श्रेणियों के नाम बदले गए। एक है कि सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म, जिसे इंदिरा गांधी पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, और एक है राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, जिसे नरगिस दत्त पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। 77वें राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मेलन 2022 77 जो हुआ था, उसके अकॉर्डिंग सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डिसीजन लिया है कि दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की जो राशि है वो बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता था उसका नाम बदलकर निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म कर दिया गया है। किताब मेले में सऊदी अरब का सांस्कृतिक अदब। अतिथि देश के रूप में सऊदी अरब कंट्री का जो मंडप को सजाया गया है उसमें उनकी थीम स्टेट को रखा गया है। किस तरह से वहां पर जो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, उनके अलावा जो वहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं हैं जैसे सदा, अभा, ताफ, हफू की संस्कृति को वहां दिखाया जाएगा। जो उनके वाद्य यंत्र है, आभूषण है, उनको किस तरह से मशीनरी या फिर जब हम के थ्रू फिल्म के रूप में वहां पर दर्शाया जाएगा। लोकप्रिय वाद्य यंत्र की बात करें तो तिरान, और इसके अलावा ओद, कनऊ, रबाब आदि जो है ये सभी सऊदी अरब की प्राचीन धरोहर से संबंधित है। इसके अलावा बलुआ पत्थर पर मनोआकृति दिखाई गई है जो कि 4वीं शताब्दी से संबंधित रखती है। पारंपरिक पंक्तियों में अलग अलग तरह से घराने बनाए गए हैं, जहाँ पर प्रमुख रूप से उन संस्कृति को दर्शाया जाएगा। राइट टेबल 2024 के 10वें संस्करण में दिखाया गया है कि 2 दिवसीय अतिथि बुक फेयर में किस तरह से किया गया है। इसके अलावा हम यहाँ बात कर सकते हैं
मनमोहन वैद्य जी की किताब दी वी एंड द वर्ल्ड ऑर्डर, वी यहाँ पर इंडिया के लिए प्रयुक्त किया गया है। इसके अलावा विजय मल्लिका जी की पुस्तक जिसमें मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो कि कविताओं का संकलन है, उसके बारे में, या और एक श्री प्रकाश शुक्ल जी की रेत की आकृति, इन सभी पुस्तकों पर चर्चा की गई। इसके अलावा जब हम त्रेता नामक पुस्तक का लोकार्पण किया गया है, जिसमें राम कथाओं को दिखाया गया है स्त्री चरित्र के माध्यम से, जो कि आकर्षण का केंद्र बनेंगी उस तरह से। जब भारत और सऊदी अरब के बीच में किस तरह से यूएई को बढ़ाया जा रहा है, द्विपक्षीय है, इलेक्ट्रॉनिक है। इसके अलावा उसमें नया क्या देखा जा सकता है कि किस तरह से इंटरलिंकिंग किया जा रहा है भुगतान को और मैसेजिंग सिस्टम को, कि जो भारत का पेमेंट प्लेटफॉर्म है यूपीआई उसको, और जो यूएई का है एएनआई, उनको आपस में जोड़ा जा रहा है, ताकि करेंसी का जो भी लेन देन है उनको सुविधाजनक किया जा सके। इसके अलावा जब हम डेबिट कार्ड की बात करते हैं, तो भारत का रुपए और यूएई का जायवान, इसको भी आपस में जोड़ा जा रहा है, ताकि जो वित्तीय क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी मिले। हमने कल डिस्कस किया था कि मॉरिशस और श्रीलंका के द्वारा भी यूपीआई को बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो रुपए की इंडिपेंडेंसी है उसको बढ़ाया जा सके। इसके अलावा जब हम बात करते हैं मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड, जो कि अमेरिकन कंपनी है, उनकी डिपेंडेंसी को कम किया जा सके और रुपए को प्रमोट किया जा सके। मानसी, आप शेयर करोगे? ओके, नहीं, यू कैन कंटिन्यू दिव्या। तो यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीजेस की हम बात कर रहे हैं, तो रोल ऑफ एक्स क्रोमोसोम पे एम्फेसिस किया गया कि उसका मेजर रोल है जब हम ऑटो इम्यून डिजीजेस की बात करते हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीजेस सिंपली मतलब यही है कि कोई ड्रग्स हमें हेल्प नहीं कर सकते। ऑटो इम्यूनिटी, हमारा इम्यून सिस्टम ही उन डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करता है। सो फीमेल्स में जब हम बात करते हैं तो देर इज वन पेयर ऑफ एक्स एक्स क्रोमोसोम एंड इन मेल्स देर इज पेयर ऑफ एक्स वाई क्रोमोसोम। सो यहाँ पिक्चर में भी अगर हम देखें ऊपर, तो ये भी इसी चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मॉलिक्यूलर कोटिंग होती है ऑन वन इन अ हाफ ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन वुमेन। मतलब जो क्रोमोसोम है ओनली हाफ पोर्शन पे देयर इज अ मॉलिक्यूलर कोटिंग। एंड बोला ये जा रहा है, इट इज बिलीव्ड थ्रू द एक्सपेरिमेंटेशन एंड द रिसर्च की ये एक रीजन हो सकता है बिहाइंड द ऑटो इम्यून डिजीजेस। सो इसकी वजह से होता क्या है, तो इट इज बेसिकली इट लीड्स टू कि सारे जीन्स जो हैं दे आर मफल्ड इन दिस मैनर। एंड मफल्ड मतलब कि एक तरीके से जो ये मॉलिक्यूलर कोटिंग है हेजी हो सकते हैं, या जो उनको रोल प्ले करना चाहिए, जो उनका फंक्शन है वो उस तरीके से एक्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए मफल्ड। सो द वंस दैट एस्केप जो एक्स इन एक्टिवेशन प्रोसेस है, दे आर थॉट टू बी द कॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो एक्स क्रोमोसोम की हम बात कर रहे थे, तो दैट इज बिलीव टू बी द रीजन। इसके अलावा हेयर वी आर सीइंग कि ये भी एक फाइंडिंग मिली है कि वुमेन में ज्यादा ऑटो इम्यून डिजीजेस इसीलिए होते हैं क्योंकि वुमेन में देर इज अ पेयर ऑफ एक्स एक्स क्रोमोसोम। तो 10% ऑफ द पॉपुलेशन जो स्टडी की गई उसमें 13% पॉपुलेशन में वुमेन वर सफरिंग फ्रॉम ऑटो इम्यून डिजीजेस। और ऑटोइम्यून डिजीजेस के पीछे होने के पीछे भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, जेनेटिक्स होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस, लाइफस्टाइल हैबिट्स। तो इफ देयर इज अ क्वेश्चन, बिकॉज कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से और ऑटोइम्यून डिजीजेस में शायद कोई रिलेशन ना हो, बट ये फैक्टर्स हैं व्हिच लीड्स टू ऑटोइम्यून डिजीजेस। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे लिए है। This advertisement is talking about renewable energy, or overall if we talk about development and how the what is the development plan as far as the state of Odisha is concerned. So we talked about ki Odisha, how earlier it was suffering from the fiscal stress and it turned out to be a fiscally surplus state. तो एक वो important learning या model की हम बात कर सकते हैं when we're talking about the state of Odisha. And here this advertisement, all in all, it is talking about how much capital investment is happening, renewable energy पे कितना फोकस किया जा रहा है, like green hydrogen और ammonia plants they are being set up. तो industrial infrastructure, that is the main focus. So इसमें incentives provide किए जा रहे हैं in the form of like certain exemptions on duties. Then there is reimbursement of the like employer contributions.
And then 30% capital investment subsidy is also being provided with there's no upper cap on that. तो इसके वजह से overall we'll see कि जो cascading effect होगा, that would be more employment generation, more it would be also helping in reducing the migration, the out migration we can say. So this we can talk about. So new age industries is the main focus. ठीक है, next when we are talking about the unmanned aerial vehicles, UAVs, so HAPS technology इसको बोलते हैं, which is the high altitude pseudo satellite vehicles. आप पिक्चर में भी देख सकते हो. So this is one of the prototypes. National Aerospace Laboratories, वहाँ पे it is being built and tested. So it can remain for 90 days in the air for a single stretch, like continuously without landing. So this is in the benefits, and HALE, this is also the high altitude long endurance vehicle. So this is also the example of that. तो फील्ड सर्विलेंस में, मॉनिटरिंग में मेन हम एप्लीकेशंस बोल सकते हैं. इवन ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट दे कैन बी हेल्पफुल. So this technology is under development, and तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है फॉर दिस अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी दैट इज हेल्ड बाय द नेम ऑफ दैट डिवाइस इज Zephyr, and it is manufactured by Airbus. So it flew for 64 days in 2022 before crashing. So we are developing a technology where it can fly for 90 days on a continuous stretch. So again, we are emphasizing upon indigenization, self-reliance. So the role of Council of Scientific and Industrial Research becomes important when we talk about the National Aerospace Laboratories. So they will be battery powered, and इसके अलावा जो अभी कॉमनली यूज ड्रोन्स होते हैं, दे आर ड्रोन्स या यूएवीज हम बोलते हैं, वो बैटरी पावर्ड है, तो इसलिए वो ज़्यादा लॉन्ग आवर्स तक सस्टेन नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर में. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है विद द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स. तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, फर्स्टली अगर हम उनका मीनिंग समझे, व्हाई दे आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी, तो इट अपीयर्स कि दे आर स्टेशनरी बट एक्चुअली दे आर नॉट स्टेशनरी. जो उनका रोटेशन स्पीड है या एंगल ऑफ रोटेशन है, दैट इज एग्जैक्टली द सेम एज ऑफ अर्थ रोटेशन, तो इसलिए लगता है कि दे आर स्टेशनरी. तो कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग सर्विलेंस में वो हेल्प करती हैं, एंड दे आर लोकेटेड अबव 36,000 किलोमीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड. तो जिस तरीके से हमें सैटेलाइट्स हेल्प कर सकती है, उस तरीके से ऑल्दो ये यूएवीज इतना हेल्प नहीं कर पाएंगे, बट अगेन क्लोजर अगर मॉनिटरिंग या सर्विलेंस हमें करना है तो देयर दे कैन बी वेरी हेल्पफुल. सो इनको वी कैन यूज इन द स्ट्रेटोस्फेरिक एटमॉस्फेयर, the layer which is the nearest one, and certain challenges are there. So इसके अलावा भी I think this is the important things. So overall indigenization comparison किया with the Airbus vehicle 90 days capabilities के साथ we are trying to develop. To talk about institutional stakeholders, benefits क्या हो सकते हैं, we compared it with the geostationary satellites. Next topic is about organ transplantation for the foreigners. So here we can talk about simply human rights, and even organ transplantation. We are not only restricted to the Indian citizens or the residents. So even foreigners के लिए भी the mechanism is being developed. So proper guidelines for the transplantation of organs for the foreigners to prevent buying and selling of the organs. So in order to ensure कि this entire process happens in an ethical manner. So that is one of the challenges. एंड अगेन ये एक तरीके से इट शुडंट बी डेवलप्ड एज अ मार्केट. जैसे कि हम सरोगेसी की बात करते हैं कि उसको आप मार्केट के लेंस से नहीं देख सकते हो. तो इवन जो प्रूफ्स चाहिए होते हैं, पेपर प्रूफ्स चाहिए होते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ्स चाहिए होते हैं, वहाँ पे भी देखा जाता है कि इवन जो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स हैं या फेक डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं. तो दिस नीड्स टू बी इंश्योर्ड. यहाँ पे फॉर्म 21 की बात हो रही है. तो दिस इज were issued on the plain paper by the Myanmar embassy. So report highlighted that payments
for these transplants were या तो either they were completely in cash or third party checks. So even in payments also there is this challenge. So transparency, accountability maintain करना becomes important and basic details would be gathered. So for example यहाँ पे बात की गई है cash for kidney scam at the Apollo Hospital. तो डॉक्यूमेंट्स को ही वेरीफाई करना, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कलेक्ट किए थे वो ही वेरीफाइबल नहीं थे जो एम्बेसी ने प्रोवाइड किए थे. तो यू कैन इमेजिन कि लाइक different different scams are also going on related to this. So that's why the guidelines become important. Scientific broth अगर हम बात करें तो wrong cook spoiling the scientific broth. So here, overall, this article is talking about that it is the right time or the time has come for India's scientific forces to look for solutions जो actually practical और real life में हमें help कर सकती हैं, which again जो daily science में अगर हम चीज़ें observe करते हैं तो it is talking about more practical application. But again उसके लिए जो higher level of research and development है वो भी equally important है for that. And again, developing scientific temper, even that is a part of the fundamental duties in the Constitution. So we're talking about, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं importance of skills training even in the STEM sector, role of women, human sciences को promote करने की बात की जा रही है. So here we see कि human sciences क्या explain करती है, तो जो भी phenomena हैं, meanings या purposes है rather than the mechanical causes या effects, like not just साइंस को सिर्फ theoretical ही नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज जो ultimate objective है that cannot be met. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं अभी ऐसी कुछ डेवलपमेंट्स जिन्होंने हमें हेल्प कर रहे हैं या किया है, अगर हम पहले की बात करते हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की हम यहाँ बात कर सकते हैं. वी कैन अगेन टॉक अबाउट द रेवोल्यूशन विच इज एसोसिएटेड विद द स्टेम टेक्नोलॉजी. तो ये सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं. सो मोर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस या जो हम पब्लिकेशंस की बात करते हैं, even that is an important pillar of this. So, what was the major takeaway from that article? मेजर Last टेक article. अवे यही है कि साइंस जो है, साइंस की एप्लीकेशंस, फर्स्टली इट शुडंट बी ओनली थ्योरेटिकल. तो रोल ऑफ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वी अगेन टॉक अबाउट कि क्या होना चाहिए. तो हायर एलोकेशन ऑफ जीडीपी होना चाहिए फर्स्टली फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एज वी सीइंग कि राइट नाउ इट इज ओनली 0.7%, एंड अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो इट इज क्लोज टू 3%. And that too again 3% of their GDP is very huge amount. So that is one thing. And इसके अलावा we are seeing कि जो practical application होने चाहिए, जो भी experimentations किए जाते हैं. So that is the important takeaway that we can take away from this article. रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को और अच्छे से सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं. तो अगेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टार्टअप इंडस्ट्री ऑल्सो, या जो हम बात करते हैं प्रमोटिंग इनोवेशंस. तो we need to adopt a humanistic approach here rather than theoretical or only higher level approach जो बोल सकते हैं. तो it should be a bottom up approach. The next topic is again जैसे अभी मैं mention कर रही थी stem cells के बारे में. So untapped potential of stem cells की यहाँ बात की जा रही है. तो study was done, experiments were done regarding the menstrual blood. तो it was found कि menstrual blood में stem cells, all types of stem cells, or we can say almost all types of stem cells were present. So this is, that is why it is being said कि जो potential है stem cells का, it remains untapped. For example, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं स्टेम सेल्स की, तो कार्टिलेज सेल्स, दीज आर इंपॉर्टेंट, फैट सेल्स, बोन सेल्स, हार्ट सेल्स. तो स्टेम सेल्स सिंपली अगर सपोज देयर इज एन इंजरी, तो स्टेम सेल्स के थ्रू वो क्विकली रिकवरी में हेल्प कर सकते हैं. तो अगर स्टेम सेल्स को वहां पे प्लेस किया जाता है तो वो उसी तरीके का जो अगर सपोज हार्ट सेल्स हैं तो स्टेम सेल्स हार्ट सेल्स के फॉर्म में ही रीजनरेट करने लग जाते हैं. सो दैट इज वाई वो क्विक रिकवरी में भी हेल्प करते हैं.
तो न्यूरॉन्स हो गया, लिवर सेल्स हैं, स्किन सेल्स हैं, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स जो हमें मेंस्ट्रुअल ब्लड में मिले हैं. सो स्टेम सेल्स आर सेल्फ रेन्यूइंग सेल्स, जिनको हम ये टर्म यूज कर सकते हैं. एंड सो यहाँ पे टर्म्स जो यूज की गई लाइक एंडोमेट्रियल स्ट्रोमल स्टेम सेल्स कुड बी फाउंड इन द मेंस्ट्रुअल ब्लड. एंड मेंस्ट्रुअल स्टेम सेल्स के लिए एग्जैक्ट टर्म जो है दैट इज एंडोमेट्रियल स्टेम सेल्स. So it is by the relative convenience of collecting the adult multipotent stem cells. Multipotent मतलब एक टाइप के स्टेम सेल्स जो किसी भी बॉडी ऑर्गन टिश्यू में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, तो इसलिए उनको बोलते हैं मल्टीपोटेंट. मतलब मल्टीपल पोटेंशियल उनमें एग्जिस्ट करते हैं. So they were also found to be present in menstrual blood also. So the research, it is still, it's ongoing. And तो थेरेप्यूटिक बेनिफिट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ ट्रीटिंग द गायनोकोलॉजिकल डिजीजेस. तो इसको यूज भी किया गया कि जो मेंस्ट्रुअल स्टेम सेल्स हमें मिले उनको कलेक्ट करके डायबिटिक माइस स्टिमुलेटेड रीजनरेशन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स. तो ये एक्सपेरिमेंट भी किया गया कि जो रैट्स होते हैं डायबिटिक माइस में उन स्टेम सेल्स को इंसर्ट किया गया एंड ये देखा गया कि दे रीजनरेटेड इन टर्म्स ऑफ इंसुलिन, उन्होंने प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया. तो दैट्स हाउ थेरेप्यूटिक बेनिफिट कैन बी देयर. एंड देन कुछ अगेन टैबूज या मिथ्स की हम बात कर सकते हैं विच इज रिलेटेड टू अगेन द मेंस्ट्रुअल ब्लड. सो cultural taboos हैं which are surrounding menstruation, general lack of investment in women's health research also. तो women's health research एक important dimension की हम बात कर सकते हैं. Next topic. Okay, now we are having economics. I will share. Mansi. Okay, Divya sharing. India-China gap narrows in MSCI index. MSCI index. MSCI index, which tracks the emerging stock market for investor. Recently, India's stock market, it has reached more than $4 trillion, or it has surpassed the Hong Kong stock exchange. That is why. So, index provider is removing 66 companies from its MSCI China index, the highest study in 2 years. MSCI is an NGO, दूसरे नहीं, मॉर्गन MSCI स्टैनली, इंडेक्स का कैपिटल मेन, इंटरनेशनल. मतलब MSCI इंडेक्स का मेन पर्पस ये है कि जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज के स्टॉक्स है उनका एक कलेक्शन है, तो उसका एक ये इंडेक्स है जो उनकी परफॉर्मेंस को मतलब डिपिक्ट कर रहे हैं. यस. Central rules of MSP law offer stock with farmers. Currently, MSP is recommended by CACP under Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. CACP recommends Cabinet Committee on Economic Affairs on regarding the MSP 22+1 FRP of 22 crops. So it is not a guaranteed scheme. Guaranteed नहीं है. It is not legally binding. However, FRP is legally binding, जो कल डिस्कस किए थे मन से. यस. ऑन द शुगर मिल्स, अगर आप शुगर, जो भी शुगर मिल है, इट हैज टू गिव द रिम्यूनरेशन प्राइस टू द फार्मर विद इन 14 days एज पर द मैंडेट बाय सुप्रीम कोर्ट. अगर आप नहीं देंगे तब योर प्रॉपर्टीज एंड योर मिल विल बी अंडर एक्शन और कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, बंद भी किया जा सकता है. तो FRP लीगली है, लेकिन ये नहीं, MSP नहीं. इट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस which gives remuneration on the basis of C2+FL और 50%. और भी ऐड होता है, रेंट उसमें, लेबर्स से लेकर के सीड इनपुट एक्सेट्रा सब चीज. तो टू MSP लॉ में
फार्मर्स आर डिमांडिंग, फार्मर्स कौन, जो अभी प्रोटेस्ट चल रहे इन द दिल्ली, दे आर डिमांडिंग लीगल होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली वी हैव सीन दैट ड्यूरिंग द पोस्ट हार्वेस्ट सीजन देर इज अ फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस। कहीं कहीं पे 2 रुपए टॉप्स में भी, या फिर 2 रुपए चावल सब में होता है, कहीं कहीं पे ज़्यादा होता है, तो फ्लक्चुएशन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर द कंज्यूमर एज वेल एज फॉर द फार्मर्स, और it leads to the dumping of the food crops and also wastage, huge wastage. That is why they are demanding for MSP. सरकार क्यों नहीं एमएसपी दे सकते? तो दो तीन रीजन। पहली बात कि इट विल लीड टू मोर एंड मोर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लीगली मैंडेटेड, तो एक दिक्कत हो सकता है। सेकंड, राइस, हर एक क्रॉप के लिए डिफरेंट एमएसपी है, तो हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग राइस भी साइकिल है उसको कर्ब नहीं किया सके उसी में देते देते से। तीसरा होगा, इफ इट इज मेड लीगली, देन इट विल लीड टू द इश्यू इन WTO, जो प्राइस सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी इसमें बोलते हैं। इट वाज, और ऐड करना मासी। तो आई थिंक आपने पॉइंट्स कवर कर दिया है। हम्म, तो इम्पोर्टेंट किसान And मोर्चा so एंड ऑल्सो इफ यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर और आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसी चीजें अराइज होती जा रही हैं या फिर ऐसी मेंटालिटी अराइज होती जा रही है दैट विल लीड इन प्रोटेस्ट, सो उसके लिए आप इनिशियल स्टेजेस पे कैसे डील करोगे टू कर्ब इट? एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, पहले तो जो लोकल मुखबिर होते हैं, खबरी होते हैं, उनसे पता लग सकता है कि कोई एंटी नेशनल एलिमेंट है कि नहीं प्रोजेक्ट प्रोटेस्टर में। सेकंड, आप डायरेक्शन देंगे, जो लीडर्स ऑफ द प्रोटेस्टर है, हर एक के लीडर होते हैं, तो उनको बोलेंगे कि आप एक सही तय जगह, मतलब दैट इज बीइंग गिवन बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, आप वहीं पे जाके प्रोटेस्ट करिए, एंड उसका जो भी सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन होगा इट विल बी मैंडेटेड बाय द लोकल पुलिस थाना। और बाकी बाहर अगर ज्यादा प्रोटेस्टर है तो वी कैन डिमांड मोर एंड मोर फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस और CRPF एक्सेट्रा। थर्ड बोल एंड वी सकते कैन हैं कि कोऑर्डिनेट, हाँ, यूज कोऑर्डिनेट विद ऑफ, हाँ, so that again law and order situation is maintained. हम्म हम्म, तो टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, CCTV, फिर ड्रोन्स, फॉर मैपिंग आउट द रीजन कि कैसे हम, और जहाँ जहाँ चांसेस है होने का। तीसरा वो, चौथा हो सकता है कि बीच बीच में ये प्रोटेस्टर एक तय जगह पर है, तो वहां पर चेक कर सकते हैं फॉर द, अगर कोई किसी पास वेपन्स तो नहीं है, हो सकता है कैनिस्टर होगा इसके पास, तो जैसे एयरपोर्ट में चेक करते हैं वैसे ही एक जगह चेक कर सकते हैं, तो एक तब जाके लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं। लेकिन ये चीज प्रोटोकॉल में इम्प्लीमेंट करना दिक्कत होता है, क्योंकि जो इमोशन है इट समटाइम ड्राइव द प्रोटेस्टर्स, तो उसी कारण अभी देख ही ली, पुलिस पर्सनल फायर टीयर गैस एट द फार्मर प्रोटेस्टिंग एट शंभू वैली इन पंजाब। एंड ऑल्सो कोई भी सिचुएशन जो कि लीड करे, कि लॉस ऑफ लाइफ होगा, उसको भी अवॉइड करेंगे किसी भी कॉस्ट पे, कि लॉस ऑफ लाइफ नहीं होना चाहिए। लॉस ऑफ लाइफ कभी भी अ, एक तरह से नहीं रहता है बाय बाय द सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट। वो हमेशा चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा रिस्ट्रेन करें, हाँ एग्जैक्ट वर्ड रिस्ट्रेन करें। लास्ट मोमेंट में व्हेन देयर इज अ यूज ऑफ अ, फॉर एग्जांपल, जब भीड़ इकट्ठा होते हैं या फिर वो पत्थरबाजी करते हैं या फिर दे आर जस्ट लिटिंग अप द कार्स, डिस्ट्रॉइंग द पब्लिक प्रॉपर्टी, तब भी कैनिस्टर यूज किया जाता है, टीयर गैस। उसके बाद तभी नहीं हो रहा, तभी नहीं हो रहा, तब फिर फायरिंग ऐसा डेटरेंट यूज किया जाता है, क्योंकि लॉस ऑफ जैसे लाइफ कभी नहीं हल्द्वानी चाहिए, में, कोई भी हाँ, कर हल्द्वानी गवर्नमेंट नहीं में चाहिए। जो हल्द्वानी में प्रोटेस्ट है वायलेंस, उसमें शूट एट साइट ऑर्डर्स दिए गए थे। अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट में ऐसा नहीं कर सकते। हल्द्वानी में क्यों हुआ उसका रीजन है कि तीन कारण कारण शूटेड साइड का ऑर्डर दिया गया। पहली बात है कि देवर अटैकिंग द पुलिसमैन, तो 400 पुलिसमैन और उसमें से, और आसपास में लोकल में से बहुत सारे इंजर्ड हुए थे। दूसरे कि पुलिस थाना जला दिए थे, उनके कार सब जला दिए। तो जब ये ऐसा इश्यू होता है
सिचुएशन क्रिएट लॉस होता इन है तो, हाँ, क्योंकि अब उन्होंने लॉ हाथ में ले लिया, डैमेज पब्लिक एनार्की प्रॉपर्टी। सिचुएशन हो सकता है, पब्लिक हाँ। प्रॉपर्टी, तब देयर इज अ मैंडेट गिवन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एंड अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसपी, जो लोकल हेड होते हैं, वो सूट एंड साइड का पालन कर। तो लेकिन उसमें भी देखा जाता है कि यू हैव टू सूट, जो उसका भी रीजन, उसका भी दो तरीका होता है, जो रांची में किया गया था, कि आप सीधा नहीं कर सकते, आप थोड़ा नीचे करना पड़ता ताकि आपको पैर में गोली लगे, पीठ में नहीं, या फिर सर पे नहीं, तो उसमें भी तरीका होता है। तो एंड इसमें और कोशिका बोलो। नहीं, आप कंटिन्यू कर रहे थे, फिर उसके बाद बोले। नहीं, मैं भी बोल रहा उसका तरीका होता है सूट, तो अल्टीमेटली देखा जाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेट। स्टेट नहीं चाहते कोई भी किसी का डेथ हो, किसी का भी डेथ हो, वो कंपल्सरी कारण किया जाता है। एंड वर्ल्ड इज क्वाइट। जो बोल, ऐड करो। हाल प्रोटेस्ट में हमने देखा कि जो उपायुक्त रहता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनका भी रोल काफी हो जाता है फोर्सेस से लगे। जैसे पटियाला के जो उपायुक्त थे, उन्होंने अंबाला के उपायुक्त को लिखा, जिसके बाद जो ड्रोन से टीयर गैस से गिराए जा रहे थे, वो रुक गए। तो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं आम लोगों का भी प्रशासन में, कि बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं और लोगों के प्रति संवेदनशील है, तो जिला उपायुक्त का रोल महत्वपूर्ण है। सेकंड, जो पुलिस है, हम कई बार देखते हैं ओवर रिटेलिएशन देखने के लिए मिल जाती है। तो तब जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट रहती हैं, वो कई बार वायरल हो जाती है, जो लोगों के बीच एक छवि खराब करता है, उनकी गलत मैसेज देता। तो ऐसी प्रोवोकेटिव स्टेट्समैन जो स्टेटमेंट्स रहती हैं, उनसे बचना चाहिए। लाइक जैसे कि गोली मारनी है, या फिर इस तरह से। तो उनको बचते हुए थोड़ी संवेदनशीलता के साथ किया जा सकता है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल बढ़ाया जा सकता है, जो कि बातचीत के रास्ते खोल के सोल्व किया जा सकता और हम्म इसमें जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन, जो हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं। बिकॉज जो पार्टी, जो गवर्नमेंट इन पावर है इन द स्टेट ऑफ पंजाब, वी आर सीइंग कि उनकी तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं दैट इज ऑल्सो लीडिंग टू मोर वायलेंट, वायलेंट तो नहीं, मोर इट इज फ्यूलिंग द प्रोटेस्ट मोर। हम्म the world is quietly losing the land it needs to be feed itself. Loss of biodiversity, but there's a third environmental impact. It is called a land degradation, और इससे रिलेटेड एक कन्वेंशन भी है, यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन UNCCCD, कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, ऐसी 1992 में हुआ था अर्थ समिट के दौरान। तो इंडिया का टारगेट है कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी अचीव करे 2030 तक, और 24.5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड शुड बी रिक्लेम बैक। फॉर एग्जाम्पल, अगर बोला जाए वर्ल्ड वाइड इवेंट में, तो देर इज इंक्रीजिंग एरिडिफिकेशन ऑफ द लैंड इन द नॉर्दर्न वेस्ट इंडिया, जो सोहाली रीजन है साउथ अफ्रीका में, और सहारा रीजन है, तो देर इज इंक्रीजिंग साउथ साउथवर्ड ट्रेंड ऑफ द सहारा रीजन। और सोहाली रीजन, इट इज अ मिक्स ऑफ द ग्रासलैंड एंड द सहारा, वो डिक्रीज हो रहा है, तो डेजर्टिफिकेशन बढ़ते जा रहा है, तो उसको एंड कल हमने ये भी कवर किया था कि लैंड डेजर्टिफिकेशन की वजह से या डिग्रेडेशन की वजह से वी आर सीइंग कि जो माइग्रेटरी स्पीशीज हैं, दे आर ऑल्सो चेंजिंग देयर माइग्रेटरी पाथ्स एंड डिफरेंट लोकेशंस पे जा रहे हैं। एंड साथ के साथ अगर वो माइग्रेट नहीं कर पाते तो इट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम्म तो कैसे डेजर्टिफिकेशन कम कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला आता है कि वी हैव टू फोकस ऑन एफॉरेस्टेशन। इसलिए बात होता है देयर शुड बी ए ग्रीन कॉरिडोर, अरावली रेंज 5 किलोमीटर रेडियस के हिसाब से देखा जाए इंडिया में भी। फिर दूसरा होता है कि कैनल कैन बी प्रमोटेड, इरिगेशन, जैसे इंदिरा गांधी कैनल, इट हैड क्रिएटेड अ ग्रीन लशेस अराउंड द कैनल, वैसे रोक सकते हैं डेटिफिकेशन को। तीसरा, लॉन्ग टर्म टारगेट इंडिया का जो विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज,
उसको अचीव कर सकते हैं पंचेंबर मिशन। उसके बाद फिर एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर दैट इज क्रिएटिंग सॉइल लीचिंग, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो और शॉर्ट टाइम पीरियड में जैसे हम बात करते हैं कि शॉर्ट टाइम पीरियड में हम कैसे एफॉरेस्टेशन या रीजनरेट कर सकते हैं लैंड को। सो मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड किया जा सकता है, इसमें हम मियावाकी या एग्रो फॉरेस्ट्री या सोशल फॉरेस्ट्री की बात कर सकते हैं। हम्म एंड इसके अलावा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसके अंदर भी हम वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं ऑलरेडी। एंड हम्म यहाँ पे एक और की टर्म भी आ जाता है, जब डेजर्टिफिकेशन जो होती है वो इनिशियल स्टेजेस में होती है, तो उसको हम बैड लैंड टोपोग्राफी बोलते हैं। बैड लैंड टोपोग्राफी। हम्म A big portion of the population lives in city. Now we live in a concrete forest, concretization of the urban sphere, तो वो भी इम्पैक्ट करता है। एंड यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि जो लैंड है वो कार्बन एमिटर की तरह काम कर रहा है कैसे। हम्म It by 2050 it could add another 120 billion tons of carbon dioxide, equivalent to the atmosphere. It will worsen the climate change also. तो क्यों एमिट कर रहा है, उसका रीजन है कि द लैंड हैज सॉइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको एसओसी बोलते हैं। तो विदाउट द फॉरेस्ट एरिया, सॉइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके अंदर में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर बाकी कार्बन मीथेन जो भी स्टोर रहते हैं इन द सॉलिड मैटर, स्लोली द लैंड रिलीजेस सच काइंड ऑफ कार्बन। तो फिर इसलिए rather than becoming a sink, carbon sink, it is a becoming of the source of the carbon emitter. How sharply tax collection has risen? तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रजिस्टर ग्रोथ तो 13.6%, परसेंट ऑफ जीडीपी, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 6.6%, सब इंक्रीज हुआ। What has catalyzed this increase? Formalization of the economy, better compliance. फॉर एग्जाम्पल एमएसएमई में भी इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू के हिसाब से उनका डेफिनेशन किया गया, बहुत सारे एमएसपी आए होंगे। पीएलआई में भी इंसेंटिव दिया गया, तो बहुत सारे नए नए इंडस्ट्रीज खुले। सेंट्रलाइज सेक्टर का बात होता है, आईटीआर फाइलिंग में भी बढ़ा है ओवरऑल, 90% इंक्रीज इन लास्ट 9 ईयर्स। पहले 3 पॉइंट समथिंग फॉर्मलाइजेशन, करोड़ थे, अब 9, हाँ, 81 81.8 मिलियन, हाँ, इनकम टैक्स हो जा रहे। रिटर्न्स फाइल। हम्म सो ये यूज ऑफ फॉर्मलाइजेशन की टेक्नोलॉजी। वजह से एक्सपेंशन ऑफ टैक्स बेस भी हुआ है और इंक्रीज्ड एफिशिएंसी भी हुई है टैक्स कलेक्शन में विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटाइजेशन। यस। तो जैसे इसमें टैक्सेशन का बात होता है, तो जीएसटी में भी ई टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। ई वे बिल हो गए या फिर बाकी सब भी, इनकम टैक्स फाइलिंग और रिडक्शन मैकेनिज्म में फेसलेस टेक्नोलॉजी यूज किया गया फॉर द बेटर ट्रांसपेरेंसी। तो वह देखा गया कि देयर इंक्रीज ओवरऑल कंप्लायंस बाय द कॉर्पोरेट। ओवरऑल इम्पैक्ट अगर हमारा टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हो रहा है तो एक सर्टन आफ्टर 3 to 4 years इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज टैक्स टू जीडीपी रेशियो। हाँ। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज होना चाहिए विद द इंक्रीज्ड टैक्स कलेक्शन। हम्म it leads to the faster fiscal consolidation because tax is increasing और आप टारगेट अचीव कर सकते हो, फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस कर सकते हो। गवर्नमेंट का बोरोइंग अमाउंट भी कम हो सकता है तो उसके थ्रू भी फिस्कल डेफिसिट कम हो सकते हैं। और डायरेक्टली टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है तो वो भी फिस्कल डेफिसिट को कम करने में हेल्प करेगा। हम्म और एंड क्राउडिंग अगर ऑफ इफेक्ट भी कम होगा। तो ये 3 बेनिफिट्स मेजर अब बोल सकते हैं। और बोरोइंग की वजह से जैसे इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी इंक्रीज होता है तो वो भी रिड्यूस हो सकता है। तो मेजर 4 बेनिफिट्स हैं सिर्फ टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होने की वजह से। वो बेनिफिट, आपको बोरोइंग कम करना पड़ेगा, और जो डोमेस्टिक बोरोइंग, ट्रू, डेट टू जीडीपी रेशियो विच इज करेंटली 18.4, वो कम हो सकता है। लोअर फिस्कल डेफिसिट, इससे इंडिया का बॉन्ड मार्केट में जो वैल्यू है वो बढ़ सकता है, लॉन्ग टर्म में रेटिंग बढ़ेगा।
India will be more stable economy. Yeah. Kindly share the next link.